छात्रों, आज हम मोहन राकेश के नाट्य साहित्य पर चर्चा करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके नाट्य साहित्य के आधार पर साहित्य में योगदान की समीक्षा करेंगे। इस पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मोहन राकेश के नाट्य साहित्य का परिचय देते हुए हिंदी नाट्य साहित्य में उनके योगदान की समीक्षा कीजिए। हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश एक चिर परिचित नाम है। आपने कुल 4 नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में और चौथा और अंतिम नाटक है पांव तले की जमीन। अंतिम नाटक मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गया था, जिसे कमलेश्वर ने पूर्ण किया। मोहन राकेश ने भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था और उसके सामंजस्य के आधार पर नई तकनीकी को जन्म दिया तथा हिंदी नाटक को रंगमंच से जोड़ा। आपके नाटकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। यह मोहन राकेश का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। नाटक संस्कृत के नाटककार कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास गांव की सुंदरी मल्लिका से प्रेम करते हैं और मल्लिका की माँ अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती है। कालिदास और मल्लिका का प्रथम मिलन आषाढ़ के पहले दिन होता है। कालिदास और मल्लिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मल्लिका की माँ अंबिका मल्लिका से यह कहती है कि कालिदास कोई भी रोजगार नहीं करते हैं और उनसे कहो कुछ रोजगार करें, उसके बाद हम विवाह की बात करेंगे। इस पर मल्लिका कहती है कि कालिदास को विवाह की बेड़ियों में बांधना उचित नहीं है, उसे स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने दो। कालिदास की रचना स्रोत स्वयं मल्लिका है और मल्लिका के आधार पर उन्हें प्रेरणा मिलती है और वह रचनाएं लिखते हैं। उनकी रचनाओं की ख्याति उज्जैनी नरेश तक पहुंचती है और उज्जैनी नरेश कालिदास के लिए उज्जैन बुला लेते हैं और वहाँ का राजकवि घोषित कर देते हैं। यद्यपि कालिदास पहले तो जाना नहीं चाहते हैं, परंतु मल्लिका के बार बार कहने पर कालिदास वहाँ जाते हैं और जाने के बाद कालिदास मल्लिका को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं और अपने काव्य रचना पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते। उनकी सृजनात्मक शक्ति कहीं ना कहीं क्षीण होती रहती है। उज्जैनी नरेश अपनी
कन्या प्रियंग मंजरी का विवाह कालिदास से कर देते हैं। और एक दिन प्रियंग मंजरी कालिदास की जन्मभूमि को देखने आती है और मल्लिका से भेंट होती है। मल्लिका से ज्ञात होता है कि कालिदास कश्मीर के राजा बना दिए गए हैं और वे पहले जैसे भावुक और सहज नहीं रहे हैं, अब वे विलासी भी हो गए हैं। इसके पश्चात सुनने में आता है कि प्रजा के विद्रोह को दबाने में असफल रहे कालिदास कहीं छुप गए हैं। कालिदास मल्लिका के पास आते हैं और मल्लिका से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना चाहता हूँ। यह उनकी अंतिम मुलाकात आषाढ़ के पहले दिन ही होती है, परंतु विलोम से उन्हें इस बात का पता चलता है कि मल्लिका एक बच्चे की मां बन चुकी है और विलोम से उसका विवाह हो चुका है। संपूर्ण कथानक रोचक और मौलिकता से युक्त है। आषाढ़ के एक दिन में जिस दिन से मल्लिका और कालिदास मिलते हैं वह भी आषाढ़ का पहला दिन होता है और अंतिम बार जब मिलते हैं वह भी आषाढ़ का पहला दिन ही होता है। और इसमें यह दिखाया गया है कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर कालिदास मल्लिका को भूल जाते हैं और अपने साहित्य सृजन को भी भूल जाते हैं। और इसमें परिस्थितियों चक्र में पिसते हुए मल्लिका को भी दिखाया गया है कि वह विलोम को पसंद नहीं करती है, परंतु परिस्थितियां ऐसी विषम होती हैं कि विलोम से ही उसका विवाह हो जाता है। तो इसमें यह अंतर्द्वंद को, कालिदास के अंतर्द्वंद को और मल्लिका के अंतर्द्वंद को, उनकी विडंबनापूर्ण स्थितियों का अंकन किया गया है। उसके बाद दूसरा है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष कृत सौंदरानंद पर आधारित है। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई नंद से संबंधित होने के कारण ये ऐतिहासिक है, पर इसमें कल्पना का समावेश है। इसमें नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है। इस कथा के माध्यम से नाटककार ने राग विराग, श्रेय प्रेम के अंतर्द्वंद की सफल अभिव्यक्ति की है। नंद की पत्नी सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है और वह अपनी सुंदरता पर गर्व भी करती है और घमंड भी करती है। नंद अपनी अनिंद सुंदरी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, किंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति भी आकृष्ट है। और एक दिन नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और मुंडित मस्तक लेकर घर आता है और उसका मुंडित मस्तक देखकर सुंदरी का अहंकार चूर हो जाता है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संशयशील मानव व्यक्ति का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने को विवश है। तीसरा नाटक है आधे अधूरे नाटक आधुनिक निम्न वर्गीय पारिवारिक जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों का चित्रण करता है। सावित्री विवाह के कुछ वर्षों बाद ही अपने पति महेंद्र नाथ से असंतुष्ट रहने लगती है, क्योंकि वह महेंद्र नाथ में अनेक गुणों का समावेश चाहती है, परंतु महेंद्र नाथ में सभी पुरुषों के गुण कैसे आ सकते हैं। हर व्यक्ति में अवगुण तो होते ही हैं और इसी अपूर्णता के कारण वह अपने पति महेंद्र नाथ से खुश नहीं रहती है। पूर्ण पुरुष की खोज में पहले वह महेंद्र नाथ के मित्र जुनेदा से भी मिलती है, पर उससे भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके बाद सिंघानिया, जगमोहन, मनोज उनके संपर्क में आते हैं। विडंबनापूर्ण है कि मनोज उसकी बेटी बिन्नी को लेकर
फरार हो जाता है और प्रेम विवाह कर लेता है। महेंद्रनाथ आजकल बेरोजगार हैं। सावित्री ने नौकरी कर ली है और उसने अपने बॉस सिंघानिया को अपने घर पर अशोक की नौकरी के सिलसिले में बुलाया है, परंतु महेंद्रनाथ और अशोक सिंघानिया को पसंद नहीं करते हैं। सावित्री चाहती है कि सिंघानिया उसके बेटे की नौकरी लगवा दे, परंतु वह लगवाता नहीं है। महेंद्रनाथ के कहने पर जुनेजा सावित्री से बात करने घर आता है। वह कहता है कि दोष दोनों का है। महेंद्रनाथ का दोष ये है कि वह सावित्री को अत्यंत प्यार करता है और सावित्री का दोष ये है कि वह सारों पुरुषों के गुण अकेले महेंद्रनाथ में देखना चाहती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। वह बिन्नी के सामने रहस्य उद्घाटित करता है। वह कहता है कि तुम इतनी आयु में भी आज जगमोहन के पास गई थीं, परंतु वहाँ से भी तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा था। इसी समय अशोक अपने पिताजी महेंद्रनाथ, जो कि बीमार हैं, को लेकर घर में प्रवेश करता है। नाटक अत्यंत विषादपूर्ण वातावरण में समाप्त होता है। वास्तव में ये नाटक मानवीय संतोष के अधूरेपन की कहानी को कहता है। इसके बाद में चौथा नाटक है पाँव तले की ज़मीन। पाँव तले की ज़मीन इनका अंतिम नाटक है और यह भी महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। इस नाटक में राकेश अब्दुल्ला और इसके साथ अनेक इसमें पात्र इसमें दिखाए गए हैं। इस नाटक की भावभूमि में टकराहट, छटपटाहट आदि इसमें देखी जा सकती है। मूल्यहीनता, अनैतिकता, संशय आदि इस नाटक में देखा जा सकता है। इस नाटक के पात्र एक स्थान पर नियतिवश इकट्ठे होते हैं और वे पात्र ऐसा लगता है एक दूसरे को सभी को जानते हैं, परंतु वे जानकर भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार यह नाटक में अनैतिकता, मूल्यहीनता, मूल्यों का ह्रास, टकराव, संघर्ष, अंतर्द्वंद आदि सभी कुछ इसमें देखा जा सकता है। तो इन नाट्य अवदान के आधार पर देखते हैं कि मोहन राकेश का आधुनिक काल के सशक्त नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अधिक नाटकों की रचना नहीं की, परंतु नाटक के कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो मोहन राकेश का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान ठहरता है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों में भी मौलिकता और आधुनिकता, काव्यात्मकता और रोमांटिकता का प्रवेश किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहन राकेश का योगदान हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण योगदान है और उनका नाम गिने चुने उच्च कोटि के नाटककारों में लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।